नमस्कार संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि ओवैसी को भी मिर्ची लग गई और कपिल सिब्बल भी बड़े परेशान हो गए? देखिए, ऐसा है समाज में एक जो कुछ भी नकारात्मक बात होती है, उसके लिए हम लोग कुछ न कुछ संबोधन प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कभी-कभी सुना होगा कि कुछ पत्रकारों को कहा जाता है प्रेस्टिट्यूट्स हुँ, या फिर कहा जाता है लिब्रांडूज। ये सब हुँ, वर्ड कहीं डिक्शनरी में है नहीं। बस एक काम जो लोग करते हैं जब उसका नकारात्मक पक्ष लोगों को रखना होता है या उसको डेजिग्नेट करना होता है तब हम कह देते हैं लिब्रांडोज या हुँ, प्रेस्टिट्यूट। तो उसी तरह से एक मुस्लिम समाज के ऐसे लोग जो अपने समाज के लोगों को गलत तरीके से गाइड करते हैं या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत गाइड करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अगर कठमुल्ला शब्द यूज किया जाता है और ये बहुत प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि जस्टिस यादव ने कोई नई बात कही है। कठमुल्ला यूज किया जाता है कि अगर बहुत ही दकियानूसी ख्याल वाले हो गए जिसको कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है धर्म और कानून के बारे में या सिद्धांतों के बारे में, वो कठमुल्ला ही है। तो इसमें हाय तौबा मचाने वाली कोई भी बात तो मुझे नहीं लगती है। आखिर लेकिन आपने फिर देखा है। लेकिन कपिल सिब्बल साहब को दिक्कत क्यों हो जाती है सर? हर बात पे वो रिएक्ट करते हैं, वो तो कह रहे थे कि महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएँगे और सबको लामबंद कर रहे हैं। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ये तो महाभियोग वाली बात तो उसी तरह हो गई जैसे 5 साल का बच्चा कोई कह रहा हो कि मुझे पापा बनना है। क्योंकि सिब्बल साहब का जो अनुभव है, राजनीतिक भी है, कानूनी भी है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम सभी उनको फॉलो भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं, सकारात्मक पक्ष में भी हैं, नकारात्मक में भी। लेकिन एक चीज़ हमको समझना होगा कि जो बात वो कह रहे हैं, वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कह रहे हैं। क्योंकि अगर वो उन सब चीज़ों को नहीं कहेंगे, तो उनकी डिमांड पार्टी में नहीं रह जाएगी और वो 2-2 पार्टी को एड्रेस कर रहे हैं। एक जिससे वो मूल रूप से राज्यसभा में आए हुए हैं, दूसरे जिसमें उनका 20 साल का कार्यकाल बीता है एज ए राज्यसभा एमपी और बाकी सारी चीजें। और तीसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि अदालत के कार्यवाहियों में हम लोगों ने आज तक देखा है कि एक दबाव बनाया जाता है जुडिशरी पे। क्योंकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता जब कोर्ट में खड़ा होता है तो थोड़ा तो रिगार्ड माननीय न्यायाधीश करते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एक अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और जिसके चलते न्यायपालिका थोड़ी-सी तो प्रभाव में आती ही है। लेकिन इधर जब से चंद्रचूड़ साहब 2 साल से कार्यकाल उनका आया, तब से आपने देखा कि हमेशा ऐसे मुद्दे जिस पे उनके दिमाग में रहता था, खासकर वो और उनकी एक कंपनी और 2 अधिवक्ता जो थे, ये अधिवक्ता द्वय जब कोर्ट में खड़े होते थे समझते थे कि अरे अब तो मैं सब कुछ हूँ और सुप्रीम कोर्ट हमारे पैरों तले है। इस तरह की चीजें दिमाग में उन लोगों के हो जाती थी। तो उस सब चीजों को चंद्रचूड़ साहब ने बिल्कुल नकार दिया। भाई जहां पे कानून का वायलेशन है, जहां संविधान का वायलेशन है, वहां चाहे पार्टी एक्स हो, चाहे पार्टी वाई हो, बेनिफिशियरी चाहे एक्स कम्युनिटी का हो, चाहे बेनिफिशियरी वाई कम्युनिटी का हो, चंद्रचूड़ साहब ने उसको जो है लंका लगाई ही लगाई। चाहे इलेक्टोरल रोल का मामला ले लीजिए, चंडीगढ़ का मेयर का मामला ले लीजिए या कोलकाता रेप का मामला ले लीजिए। लेकिन आपने देखा कोलकाता रेप के मामले में कपिल सिब्बल साहब की जैसी फजीहत हुई, मैंने आज 13 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट में, कभी इस तरह की फजीहत मैंने किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की नहीं देखी और कपिल सिब्बल साहब की तो कभी नहीं देखी थी। तभी तो वो बोलते थे ना कि लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन इस मामले में ये जो जस्टिस यादव का मामला इसमें तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोलेजियम को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जजों की नियुक्ति कैसे हो जाती है। उनके कोर्ट में तो एक केस भी नहीं जाना चाहिए। ये राग अलाप रहे हैं कपिल सिब्बल साहब। एक बात बताइए, मैं बताऊं आपको, पहली बात तो देश के लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। हमारी न्याय व्यवस्था एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें हाई कोर्ट के जजेज और सुप्रीम कोर्ट के जजेज दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। नन इज सबॉर्डिनेट टू अनदर। कोई किसी का अधीनस्थ नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, अगर आपको याद हो कि जब मद्रास हाई कोर्ट में विक्टोरिया गौरी, अगर जज का नाम मैं गलत नहीं ले रहा हूं, कि अपॉइंटमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा,
तो फिर इन लोगों को दर्द हुआ था। ये लोग भागे-भागे सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि अरे भाई ये तो आरएसएस बैकग्राउंड इनका नज़र आता है, भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड नज़र आता है, तो इसलिए इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ कि कोई हसिया-थौड़ा वाले गैंग कर रहा है या कोई कम्युनिस्ट बैकग्राउंड कर रहा है, उस पे तो कभी कोई सवाल नहीं उठे। लेकिन हुँ, अगर राष्ट्रवादी बैकग्राउंड है, चलो भई ये डिमेरिट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुँच गए। लेकिन कहते हैं ना कि जो संवैधानिक ढांचा है और जो कानून के जानकार हैं, वो कानूनी तरीके से ही जवाब देते हैं। तो जैसे ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तब तक हाई कोर्ट जज की शपथ दिला दी गई। और संवैधानिक ढांचा मैं आपको बता दूं, व्यवस्था बता दूं कि जैसे ही कोई हाई कोर्ट जज शपथ ले लेता है, वह सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अच्छा। उसकी पूरी स्टेयरिंग जो है देश की संसद के पास चला जाता है। तो हुआ क्या कि जब मद्रास हाई कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, उसी समय उनको शपथ दिला दी गई। एंड द हुँ, वेरी मोमेंट जैसे उन्होंने शपथ ले लिया, सुप्रीम कोर्ट के परिदृश्य से वो बाहर हो गए। तो आज की तारीख में अगर यादव जी के बारे में किसी को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है, तो देयर इज नथिंग इन कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक ही चीज जो न्यायपालिका कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, वो बहुत नाराज होकर कह क्या सकती है, एक ऐसे राज्य से उठा के फेंक देगी, कहीं अंडमान में पोर्ट ब्लेयर पे भेज देगी, मणिपुर में भेज देगी, मिजोरम में भेज देगी, जो सिस्टर स्टेट है वहां पे भेज देगी, पनिशमेंट पोस्टिंग कर सकती है कि इस हाई कोर्ट से हम उठा के आपको वहां पटक रहे हैं हुँ, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए। लेकिन एज लॉन्ग कहा जाए हाई कोर्ट जो हैं हमेशा रहेंगे जब तक कि उनके खिलाफ सदन के अंदर महाभियोग न लाया जाए। अब मैं दर्शकों को आपको महाभियोग वाली कहानी भी बता देता हूँ, जी। क्योंकि महाभियोग की कहानी जानने के लिए ये चीज जरूरी है कि भाई जो आदमी सदन के अंदर कह रहा है महाभियोग लाना चाह रहे हैं, उसके पास वो रिक्वायरमेंट ताकत भी होनी चाहिए ना। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि जैसे 5 साल का बच्चा कहे मुझे पापा बनना है, तो वही बात है कि आज जो संवैधानिक व्यवस्था है, अगर किसी राज्य के हाईकोर्ट जज को हटाना है, तो आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 में जो प्रोविजन है वो साफ साफ कहता है कि अगर हटाना है तो उसके लिए पहले दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा। हुँ, उस प्रस्ताव के लिए क्षमता कितनी चाहिए? लोकसभा में लाना है तो 100 सांसद चाहिए, राज्यसभा में लाना है तो 50 सांसद चाहिए। तो पहले तो भैया इंडी गठबंधन वाले पहले आपस में जोड़ लो, 50 सांसद तुम लोग तैयार हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे? हुँ, चलो राज्यसभा में नहीं हो पा रहे तो लोकसभा में जोड़ के देख लो कि 100 लोग इकट्ठे हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। तो जब तक प्रस्ताव नहीं लाओगे, प्रस्ताव भी ला लिए, चलो हो गया कहीं से, हुँ, फिर 3 सदस्य इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी जांच करेगी, इंक्वायरी के जांच के बाद फिर वोटिंग होगी दोनों हाउस में। और मेजॉरिटी ही नहीं है, मेजॉरिटी के साथ साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए। सदन के अच्छा, अंदर जितने लोग उपस्थित हैं, एक तो पहली बात बहुमत चाहिए, मतलब 545 का हाफ जो मार्क होता है, प्लस जितने उपस्थित हैं सदन के अंदर उनके 2/3 का सपोर्ट चाहिए। दोनों हाउस से पास हो गया, फिर वो मैटर जाएगा राष्ट्रपति के पास। इतनी सारी तो कहानी है। हुँ, और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी को भी ये चीज पता है। तो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो इन सब चीजों के बारे में कपिल सिब्बल साहब को बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन लेके आ गए कि अब एक तरफ कहे सारे संवैधानिक ढांचों के खिलाफ काम चल रहा है इस समय। आप देखिए ना, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है एक एलिगेशन लगा करके कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ये लोग ला रहे हैं। हुँ। भाई अगर और सदन के उसमें भी अंदर आप और संदीप जी उसमें भी मज़ेदार ये है कि 14 दिन का नोटिस देना होता है और ये जो सेशन विंटर सेशन चल रहा है ये तो 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो क्या इनको इतना भी नहीं पता कि 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं ले आए? और इस पर भी कपिल सिब्बल साहब रो रहे थे कि 4 दिन निकल गए। अब बताइए क्या उन सबको नहीं पता? अगर लाना ही था भाई तो हफ्ता भर पहले ले आते। लेकिन ये सब कुछ संविधान, तो सोरोस वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है ना सर। देखिए, संविधान की कॉपी जेब में रख के घूमने से और हुँ, संविधान पढ़ने में बहुत अंतर होता है। जो संविधान पढ़ता है ना, वो जान जाता है कि जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह वाला हिसाब किताब था वो टेम्पररी था और एक झटके में उठा के फेंक देता है। हुँ, और जो लोग जेब में लेके घूमते हैं ना, वो कहते हैं जी एटोनमी देंगे, स्वायत्तता देंगे, कश्मीर को और स्वायत्तता देंगे।
ये बेशर्मी की हद ही तो है कि एक राज्य को जो है आप स्वायत्तता की बात करते, देनी है तो 28 को दे दिए होते, सारे राज्य ऑटोनोमस होते, जैसे हुँ, अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। तो एक कश्मीर को ही केवल फेडरल ऑटोनॉमी क्यों देने की बात चलती थी? तो संविधान पढ़ा करें, जेब में लेके ना घूमें और जनता तो को गुमराह ना करें। इन सब चीज़ों सर को वहाँ पर दिक्कत ये है ना कि वो जो जेब में लेकर घूमते हैं सर, उसमें तो बाहर ही बाहर तस्वीर है संविधान की प्रति की, अंदर तो पन्ने खाली हैं, तो पढ़े कहाँ से? नहीं, एक चीज़ और भी है। देखिए, राहुल साहब के साथ या उनकी टीम के साथ, जहाँ कहीं भी दिख जाता है कि कोई भी व्यक्ति सनातन के साथ खड़ा हो रहा है, कोई भी व्यक्ति गाय के साथ खड़ा हो रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसी बात में खड़ा हो रहा है जहाँ पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाली बात है, वहीं पे पेट दर्द शुरू हो जाता है। एंड दिस इज नॉट ओनली वन पर्सन, ये सारे जितने उस टीम में शामिल हैं, कुछ एक को छोड़ करके, क्योंकि अभी मैं इस चीज को बहुत अप्रिसिएट करूंगा, जैसे बांग्लादेश के मुद्दे पे बहन मायावती ने काफी खुल के बोला है। बिल्कुल। नहीं तो इंडी गठबंधन में लोग, खासकर कांग्रेस तो मुखर होके राष्ट्र का विरोध करती है। और सर वो जी। सर अगर हम वापस इस मुद्दे पर लौटें जस्टिस शेखर यादव वाले में, तो आप ये सोचिए कि उन्होंने गलत क्या कहा था? भई उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। क्या इस बात को लेकर कपिल सिब्बल साहब को ऐतराज़ है? क्योंकि इस जमात को इस बात से भी ऐतराज़ था, जब आपको याद होगा गणेश उत्सव के दौरान पीएम मोदी, उस वक़्त के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर चले गए थे, आरती कर रहे थे। जैसे वो वीडियो आया था, ये सारी जमात रोने-गाने लगी थी। तो क्या दिक्कत इसलिए हो रही है कि जस्टिस यादव जो थे, वो पहुँच गए वीएचपी के कार्यक्रम में और वहाँ जाकर उन्होंने बातें बोली? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है, लेकिन वो लोग सीधे नहीं बोलना चाहते ना। हुँ, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में खड़े होकर के माननीय न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, तो आज माननीय न्यायाधीश इस बात से परहेज नहीं करते हैं जाने में, क्योंकि वो हुँ। रिटायर्ड जज नहीं है, सिटिंग जज हैं। और सिटिंग जज अगर जाते हैं, और सिटिंग जज होते जब चीफ जस्टिस गणेश पूजा में जाते हैं देश के सुप्रीम कोर्ट के, तो हाई कोर्ट के जज अगर बीएचपी के कार्यक्रम में जाते हैं, तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। भाई इसमें क्या गलत हो सकती है? क्या उसमें बीएचपी के कार्यक्रम में देश को तोड़ने की बात चल रही थी? क्या किसी धर्म के खिलाफ जो है गलत बात कही जा रही थी? अगर एक ऐसी जमात जो अपने ही समाज की दुश्मन बनी हुई है, अगर उसके लिए इन्होंने कठमुल्ला शब्द उपयोग किया माननीय न्यायाधीश ने, तो इसमें जितना मुस्लिम समाज नहीं आगे आया, उससे आगे तो ये लिब्रांडो गैंग एक्टिव हो गया जो है, या एक कहते खान मार्केट गैंग एक्टिव हो गया। सर यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने ये कैसे कह दिया कि फैसले बहुसंख्यकों के हिसाब से होंगे। सर बहुसंख्यकों के हिसाब से ही तो आपके 5 जजों की खंडपीठ जब बैठती तो फैसले नहीं होते कई बार कि 2 जज बिल्कुल राजी नहीं थे इस फैसले पर, लेकिन 3 जज राजी थे, इसलिए 3 जजों के हिसाब से ये फैसला सुना दिया। तो ऐसा तो हर जगह होता है, बहुसंख्यकों के हिसाब से तो डेमोक्रेसी चलती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एक बात बताएँ, डेमोक्रेसी के लिए अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हों, हुँ, आपके श्रोता सुन रहे हों, दर्शक देख रहे हों, तो डेमोक्रेसी को कहा जाता है एनार्की ऑफ मेजॉरिटी। हुँ, और पूरा देश ही, हर देश का सिस्टम भी इसी से चलता है। यूएन की कार्यवाही क्या बहुमत से नहीं चलती है? दुनिया की हुँ। कौन-सी संसद है जो अल्पमत के हिसाब से चलती है? लेकिन एक बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुमत से साध्या देखने की ज़रूरत है कि बहुमत किस तरह का है। एक बहुमत भारत में है, जो अपने मंदिर के लिए 70 साल आज़ाद होने के बाद भी अदालत-अदालत लड़ रहा है। अपनी छोटी-सी बात भी कोई है, तो लोग कोई बदायूं में केस डाल रहा है, कोई बिजनौर में डाल रहा है, कोई संभल में डाल रहा है, कोई अजमेर में डाल रहा है। कोई छीनी हथौड़ा लेके तोड़ने नहीं पहुँच गया है। हुँ। और एक देख रहे हैं, एक जगह बहुमत है बांग्लादेश में, कि वहाँ की प्रधानमंत्री अपदस्थ होकर के हमारे यहाँ आके बैठी हुई हैं। हमने उनको शरण दे रखी है, और वहाँ की बहुमत क्या कर रही है? तो अगर एक जगह की 80% जनता कैसी कर रही है और दूसरे जगह की 80% जनता कैसे कर रही है, तो इन दोनों चीजों को देखना होगा कि बहुमत कैसा है। और बहुमत के साथ साथ इसमें सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं है, तो मैं तो कह रहा हूं सनातन है। और दक्षिण एशिया में
अगर शांति है, खासकर भारत में शांति है, क्योंकि भारत में शांति इसीलिए, कहीं भी अशांति होती है तो थोड़ी देर में शांत हो जाता है। चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव हो, इन सभी जगह पे थोड़े समय के लिए कोई उपद्रव होता है, लेकिन वो शांत हो जाता है, क्योंकि बीच में एक गार्जियन के तौर पे भारत बैठा हुआ है। क्योंकि दुनिया की कोई भी महाशक्ति अगर भारत में दखल देना चाहती है तो पहले आसपास में दखल देना चाहती है, भारत की कंसेंट जानना चाहती है, और भारत हुँ, मजबूती से अपने नजदीकी राष्ट्रों के साथ खड़ा होता है। तो बहुमत, आप उस बहुमत के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, या वो बहुमत जो अपने देश की संसाधनों को संरक्षित कर रहा है, राष्ट्र की सीमाओं के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है? तो इन सब चीजों को देखना होगा। और बहुमत ही एक ऐसा चीज है जहां पे 10 लोग अगर ओपिनियन बनाते हैं तो हुँ। उसी से संस्था चलती है, कोई भी हो। पर सर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से नोटिस भेज दिया है, जस्टिस यादव को उनसे जवाब मांगा है, तो क्या वो बाध्य है सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए? क्योंकि कर्नाटक के एक जज ने भी शायद एक इलाके को मुस्लिम इलाका कहा था कि पाकिस्तान जैसा है, उन्होंने तो माफी मांग ली थी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे ही शपथ ग्रहण करते हैं हाई कोर्ट के जज, तो वो समकक्ष आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और फिर वो उनके दायरे से बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ संसद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन नोटिस का जवाब देने के लिए बाध्य हैं क्या जस्टिस यादव? मुझे लगता है, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, कहीं से भी कोई बाध्यता उनकी नहीं है, ना ही उनकी ये बाध्यता है कि वो माफी मांगे। और संवैधानिक ढांचे में मैंने साफ साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है आज की तारीख में। बहुत नाराजगी है तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे वर्स्ट कर सकती है, जो वर्स्ट सिचुएशन है, वो उन्हें उठा करके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से उठा के हो सकता है सुदूर किसी राज्य में भेज दिया जाए। इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट इज नॉट अल्टीमेट अथॉरिटी। अल्टीमेट अथॉरिटी केवल देश की संसद है। और जैसे कि आपने कहा ना कि अगर प्रस्ताव भी लाना है तो लोकसभा में 100 सांसदों का समर्थन चाहिए, बिल्कुल। राज्यसभा में 50 का चाहिए। तो कपिल सिब्बल साहब फरमा रहे थे कि इस मामले में तो एनडीए को, बीजेपी को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इनका साथ नहीं देंगे इसका मतलब ये है कि वो जस्टिस यादव के पाले में खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से वो टारगेट कर रहे थे एनडीए को इस मुद्दे पर। नहीं, इन्होंने क्या मतलब नरेंद्र मोदी जी को उद्धव ठाकरे समझ रखा है क्या, कि बाला साहब की विरासत को बेच करके जाके कांग्रेस के गोदे में बैठ जाएंगे? अगर कोई व्यक्ति बीएचपी के साथ खड़ा हो रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा हो रहा है, बजरंग दल के साथ खड़ा हो रहा है, तो हमारे अनुसांगिक संगठनों के साथ खड़ा हो रहा है। और अगर हमारे अनुसांगिक संगठनों के साथ खड़ा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी इस तरह की हरकत भारतीय जनता पार्टी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति करेगा। क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है कि एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो अपने पद पे है, वह हिम्मत करके आया है और उसने कहा है कि जो चीज गलत है गलत है। गलत को गलत बोलने की हिम्मत लोग करते हैं। नहीं तो देखिए ना अभी, क्योंकि एक समय बीतने के बाद अगर आप ये कहना शुरू करते हैं ना कि कोई चीज गलत हुई है, तो सब लोग जान जाते हैं कि आप ये बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। नहीं तो रोहिंटन साहब का भी देख रहे हैं, चिल्लाते हुए फिर रहे हैं। हम्म। सुप्रीम कोर्ट के जब जज थे तब तो आपने नहीं कुछ बोला। बिल्कुल। राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया, 1 साल बीतने जा रहा है, तब आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो लीगल प्रिंसिपल पे था ही नहीं। अरे भैया, आप तो उस 5 जजों की पीठ में थे ही नहीं, आपको कैसे पता लीगल प्रिंसिपल पे था कि नहीं था? और 1000 पेज का जजमेंट है, बताइए ना किस पेज पे कहां कहां है जहां पे आपको लग रहा है कि ये ऐसे प्रीपोजिशन पे या नरेटिव पे फैसला हो गया है। और देखिए, यही बड़ी चीज होती है कि गैंग जो है ना, फायर करता है और भाग जाता है। हम्म। अब रोहिंटन साहब कभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने देखा कि चीफ साहब रिटायर हुए, दूसरे दिन से सारे चैनल्स पे आए, उन्होंने अपने हर सवाल का जवाब दिया। अगर मिस्टर रोहिंगटन ऑनरेबल जस्टिस के पास कोई भी पॉइंट है अपने बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो आई इज एक्सटेंडिंग, ही मस्ट कम। आए न्यूज चैनलों पे बताएं कि वो जजमेंट में कहां कहां है जहां पे उनको जो है दिक्कत हुई है। लेकिन फायर किया और भाग गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं पे। और फिर संदीप जी, बड़ा सवाल ये है कि इतने दिन कहाँ सोए हुए थे? अगर उनको लग रहा था कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर नहीं है, उनके पास कोई सबूत थे, तो ले आते। मौका तो सभी को दिया गया था कि आप अपने अपने कागजात लेकर आइए, अपने अपने दावे को पुख्ता साबित कीजिए। उनके पास भी थे तो ले आते वो।
तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एक निश्चित समय के अंदर आप नहीं बोलते हैं बात अपनी, अभी सपोज करिए जस्टिस यादव जो है, इस बात को 3 साल 4 साल बाद बोलते अपने रिटायरमेंट के, तो हुँ। पता है उनको टारगेट नहीं किया जाता। फिर कहा जाता है कि हो सकता है गवर्नर बनना चाह रहे होंगे कहीं का, हो सकता है राज्यसभा चाहिए जज साहब को। फिर उनको टारगेट नहीं किया जाता, बस एक कहा जाता है ऐसे ऐसे इशारा करके। लेकिन अभी उन्होंने क्योंकि यह हिम्मत की कि अपने पद पे रहते हुए, तो अब उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि वो बीएचपी के कार्यक्रम में गए क्यों? सवाल ये है कि वो कठमुल्ला बोले क्यों? भाई दुनिया बोलती है, अगर कोई गलत है तो उसके लिए ऐसे वर्ड यूज होते हैं। संदीप जी, मुझे एक चीज़ समझाइए कि ये तो एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर इन्होंने ये बातें कहीं। लेकिन हमने तो यहाँ तक देखा है कि नूपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही वर्बली कितना कुछ कह दिया था। कितनी सारी घटनाओं के लिए उनको ज़िम्मेदार ठहरा दिया था, जबकि जो फैसला था उसमें कहीं कुछ नहीं था। तो उसको लेकर भी तो बड़े सवाल उठे थे। कई पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखी थी कि आप ऐसी टीका-टिप्पणियाँ कैसे कर सकते हैं? तो उस वक़्त तो इस जमात के पेट में कहीं दर्द नहीं हुई, तब तो इनको लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो ये दोगलापन तो है ही ना। हमारी नुपुर बहन तो साफ-साफ मैं कहूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शिकार हो गई। क्योंकि हम जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे होते हैं, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध के बीच होते हैं और कोई छोटा-सा मुद्दा अगर राष्ट्राध्यक्ष के लेवल पे कोई बात आ जाती है, तो हमको उन ग्रीवांसेस को कंसीडर करना पड़ता है। और उसका देखिए कि कतर में जैसे हमारे कई भाई जेल गए थे और हुँ, फिर हमारे सरकार ने कुछ किया तभी तो बाहर आए। बिल्कुल। नहीं तो जहाँ पे फांसी के रोपे थे, वहाँ आज़ाद होकर के आ जाना आसान नहीं होता है। तो ऐसे एक्स नेवल छोटे-मोटे तो ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे। एक्स नेवल ऑफिसर्स थे। तो हुँ, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, अगर कुछ देशों को लगा कि जो नैरेटिव भारत से दिखाया गया, क्योंकि वो कोई देखने तो आ नहीं रहा, यहाँ का मीडिया ही दिखाने वाला है। अब नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि नुपुर शर्मा ने कुछ इस्लाम के खिलाफ बोल दिया, जबकि उस फैक्ट को तो उन्होंने हिंदी में बोला था। उसको इंग्लिश मीडिया ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया होगा बाहर के चैनलों में, क्योंकि आपको पता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो फॉरेन टीवी चैनल्स हैं, वो तथ्यों को कैसा उल्टा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब किसी देश के साथ आपके अच्छे संबंध होते हैं, तो वहाँ के नागरिक सवाल पूछना शुरू करते हैं, वहाँ की मीडिया पूछना शुरू करती है कि भाई आपके इतने अच्छे संबंध हैं और उस देश में हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ चीजें बोली जा रही हैं। तो आपने देखा बड़ा कड़ा स्टेप लिया गया नूपुर के खिलाफ जो है। तो सिर्फ और सिर्फ वो विक्टिम बनी और कोई बात नहीं है, नहीं तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी पे ठप्पा लगा दिया था। हुँ। नहीं तो अगर अदालत एक लाइन कह देती कि भाई जो चीज बोली है वो तथ्य बेस बोली है, सारी बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन ये जो मामला है इसमें तो जस्टिस यादव ने कहीं पर भी किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, सिर्फ बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा यही तो बोला। और उसपे जाति, धर्म तो खुद ढूँढ लिया कपिल सिब्बल साहब ने। वैसे भी उनको तो राम सेतु भी एक ज़माने में काल्पनिक लगता था, राम काल्पनिक लगते थे। कितने रोए गए थे वो आर्टिकल 370 का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था, कैसे-कैसे तथ्य लेकर आए थे सर वो। 370 छोड़िए, राम मंदिर की कार्यवाही को पूरा रोकने की कोशिश किए थे। 2019 में कहते हाँ, थे कि चुनाव के बाद फैसला सुनाइएगा। हाँ। तो इनका तो पूरा रिकॉर्ड ही वही रहा है। इनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब ये कहते हैं ना कि जो 2 साल फ्रस्ट्रेशन इनका निकला है और अभी भी जो कॉलेजियम के हुँ। जजेज हैं, जो चीफ साहब हमारे पहले गए हैं, उन लोगों की तरफ से भी इनको कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा कि आज की तारीख में एक मज़ाक का पात्र बने हुए हैं और हाइलाइट में रहना चाहेंगे। हुँ। पॉलिटिकल अभिव्यक्ति हैं। अधिवक्ता मैं इनको नहीं मानता, मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, मुझे किसी को बुरा लगे, लगे। वो राजनेता हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं। यह बात अलग है कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन हैं वो पॉलिटिशियन ही पूरी तरह से। और एक आज की तारीख में सनातन का विरोध करना चाहता तो हर कोई है, लेकिन चेहरा चाहिए इंडी गठबंधन को, और उसमें सबसे सूटेबल अगर कोई चेहरा है, तो कपिल सिब्बल साहब हैं। क्यों? क्योंकि जनाधार वाले नेता तो हैं नहीं। बिल्कुल। जो जनाधार वाले नेता होते हैं, उन्हें तो अपने वोटर की चिंता होती है ना। जहाँ हाथ जोड़ के राज्यसभा की सीट मिलनी है,
चरण चुंबन से सीट मिलनी है, वहां तो बस वंदना करनी है कि हे मातेश्वरी मुझे अपनी शरण में ले ले, मुझे राज्यसभा की सीट दे दे। और नहीं तो फिर उधर पहलवान जी के पास चले जाते। अब तो पहलवान जी हैं नहीं, तो पहलवान जी के पुत्र हैं, पहलवान जी के पुत्र की कृपा हो जाएगी। राज्यसभा चाहिए, कोई भी दे दे, कहीं से दे दे। और इसीलिए तो हम ये ये मुद्दा पार्टी उठा का रहे हैं मतलब कि नहीं उनको समाजवादी पार्टी को भी तो खुश करना है ना। मरते दम तक उनको राज्यसभा चाहिए। दूसरे के राज्यपाल बनने पे उनको बहुत दर्द होता है, दूसरे किसी के राज्यसभा का टिकट ले लेने पे या जीत जाने पे बहुत दर्द होता है, लेकिन अपनी इच्छा यही है कि बस राज्यसभा दे दे, चाहे जैसे दे दे, कोई भी पार्टी वाला दे दे, ले लेंगे। लेकिन सर ये जो शोर मचाया जा रहा है इसमें तो ओवैसी भी शामिल हो गए। उन्होंने कहा, वो तो लंदन से बैरिस्ट्री पढ़कर आए हैं, वो बोले मैंने भी इसका समर्थन किया है और साइन कर दिए हैं कि ये प्रस्ताव लाया जाना चाहिए जस्टिस यादव के खिलाफ। दो मूर्धन्य विद्वान हैं कानून के, आप सोचिए, दोनों मूर्धन्य हैं, इतनी नॉलेज है इन लोगों के पास, और संविधान की सारी जानकारी होने के बावजूद जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाई पहले 50-100 सांसद तो ले आओ, क्यों साइन कर रहे हो? अपने सांसदों के साइन करा के प्रपोजल तो ले आओ, प्रस्ताव तो लाओ लोकसभा राज्यसभा में। क्यों प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ा? आज तक तो तुमने हाथ नहीं जोड़े कभी, क्यों हाथ जोड़ रहे हो? प्रधानमंत्री को लाना है तो अपने लेवल पे ले आओ ना। अब कल को तुम लोग ये भी कहोगे कि वाइस प्रेसिडेंट को हमको हटाना है, राज्यसभा के सभापति को हटाना, उसमें भी प्रधानमंत्री आप हमारा साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा साथ दे। भैया अपनी अगर, कहते हैं ना कि अगर अपनी क्षमता नहीं है तो घर में बैठिए शांति से, शोर मचाने की जरूरत क्या है? लेकिन सर अब शोर मचा रहे हैं सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए या कुछ और वजह है। लेकिन आपने ये बड़े अच्छे तरीके से विस्तार से मेरे दर्शकों को समझाया कि जस्टिस शेखर यादव ने जो कुछ कहा उसका कोई मायने नहीं है, और ये जो महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं उसका भी कोई मायने नहीं है। लेकिन ये है कि सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, और जिस पार्टी से राज्यसभा भेजा गया है कपिल सिब्बल साहब को, वो उसका भी उनको नमक हलाली करनी है, नमक का फर्ज अदा कर रहे हैं, नमक का फर्ज वो नमक का अदा कर फर्ज रहे हैं। अदा करना है तो वो कर रहे हैं। सर आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।